जय हिंद दोस्तों, मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इस कोविड पीरियड में घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। अभी तक आपको वीडियोस मिल रही थी मैथ्स और साइंस की। आज हम ज्योग्राफी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो देखते हैं हमारे साथ ज्योग्राफी। भूगोल। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने पृथ्वी पर और इसके अंतर संबंधित वायुमंडल में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वो सब्जेक्ट अपने आप में क्या अर्थ रखता है, वो क्या बताता है उसके बारे में। ऐसे ही हम भूगोल की चर्चा करें तो भूगोल को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, एक भू प्लस गोल। अर्थात अगर हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ की बात करें, भूगोल की परिभाषा नहीं बल्कि भूगोल के शाब्दिक अर्थ की, तो ये दो शब्दों में टूट सकता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है भू और एक है भू और दूसरा है गोल। तो भू का सामान्य अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि भू का अर्थ होता है भूमि, और गोल का अर्थ हम कह सकते हैं गोलाकार। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम भूमि के गोलाकार स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा पर हम चर्चा बाद में करेंगे, और इसी पर हम चर्चा और आगे करें तो भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी भी एक इंग्लिश टर्म है, लेकिन ये इंग्लिश टर्म हमें दिखती है, पर एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। आपने इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा होगा या अन्य कहीं पर आप पढ़ते होंगे कि जियोग्राफी या लैटिन भाषा क्या है। तो लैटिन भाषा की बात करें हम, लैटिन भाषा सामान्यतः लैटिन भाषा, देखिए जो भी टर्म हम यूज करेंगे हम उन सबका अर्थ जानते हुए चलेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में। लैटिन भाषा हमने सुन रखा है कि लैटिन भाषा के कीमिया सबसे केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे ही हम बस लैटिन भाषा नाम सुनते आए हैं, हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में लैटिन भाषा है कहाँ की और बोली कहाँ से जाती है। तो आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं, और उन 7 महाद्वीपों में 2 महाद्वीप हैं जिनका नाम है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नाम आपने सुना होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। तो ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका विभाजन किया गया है मध्य अमेरिका के आधार पर, उत्तरी अमेरिका के आधार पर। ये प्रादेशिक भूगोल की बात है, इसको हम प्रादेशिक भूगोल में देखेंगे, लेकिन आज हमें केवल लैटिन भाषा समझना है कि लैटिन भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो यही जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में आपको एक देश दिखता होगा जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको आपने नाम सुना होगा, इसकी कैपिटल भी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। जो भी कंट्री हम लेंगे उसकी हम कैपिटल जानते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैक्सिको से लेकर दक्षिणी अमेरिका में हम एक जगह देखते हैं जिसका नाम है तिएरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है? तिएरा डेल फ्यूगो। तो ये जो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से लेकर दक्षिणी अमेरिका के तिएरा डेल फ्यूगो तक का क्षेत्र है, इसको जब हम अमेरिका महाद्वीप का विभाजन करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं लैटिन अमेरिका। क्या नाम देते हैं? लैटिन अमेरिका, ठीक है। अब यही जो लैटिन अमेरिका है, यहाँ पर जैसे लैटिन अमेरिका है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है लैटिन अमेरिका है तो यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा को हम लैटिन भाषा बोलते हैं, और इसी लैटिन भाषा से हमारे ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब देखिए हम ज्योग्राफी को भी 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक
जियो और दूसरा GRAPHY। जियो प्लस ग्राफी में इसको हम तोड़ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब जियोग्राफी में अगर हम ज्योग्राफी को तोड़ते हैं तो इसका भी कुछ अर्थ होगा। तो जियो का अर्थ फिर क्या होगा? भूमि। जियो सैटेलाइट आपने पढ़ा होगा, जियो सेंट्रिक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या। वर्णन या व्याख्या कह सकते हैं, ठीक है, अध्ययन कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि ज्योग्राफी क्या है, तो आप उसको स्पष्ट तौर पर बता सकेंगे कि ज्योग्राफी एक लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का वर्णन या व्याख्या। मतलब ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर लें कि क्या ये दोनों शब्द भूगोल की परिभाषा को परिभाषित कर पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि भूगोल जो है वो केवल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित नहीं रह गया है। भूगोल अब वायुमंडल को भी पढ़ते हैं, भूगोल में हम पर्यावरण भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? हम खगोलिकी को भी भूगोल में पढ़ते हैं। तो जब हम केवल इसमें भूमि से संबंधित बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये परिभाषा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रखती है। तो स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी व उससे अंतर संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? भूगोल विषय कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके भूगोल की परिभाषा। अब कोई आपसे पूछे तो आप भूगोल को स्पष्टता परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कि भूमि का गोलाकार स्वरूप, मतलब ऐसा विषय जिसमें हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से लेकर दक्षिणी अमेरिका के तिएरा डेल फ्यूगो तक का जो क्षेत्र है वो लैटिन अमेरिका है, और यहीं पर बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि भूगोल में हमें पढ़ना क्या होता है और हमारी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्या होता है या इसमें क्या क्या सन्निहित है। चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं इसको। तो भूगोल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं सामान्यतः। कौन कौन सा? एक है भौतिक भूगोल, और दूसरा है क्या? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। भूगोल को हम सामान्यतः दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं मुख्य तौर पर। एक स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, एंड वायुमंडल, ठीक है। और चौथा भी हम इसके अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण, या आप उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पर्यावरण को हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। और प्रादेशिक भूगोल में हम कैसे पढ़ते हैं? प्रादेशिक भूगोल को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा विश्व का भूगोल, और दूसरा हो गया हमारा भारत का भूगोल, ठीक है। यही तीन चीजें हमको पढ़नी है और अपने पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है कि हमारे पेट में क्या क्या आ सकता है। तो ये आपका भूगोल में पढ़ने वाला विषय है। लेकिन अब सामान्यतः अगर बात करें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की, तो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें खगोलिकी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उससे प्रश्न आ जाते हैं, आईएएस में भी खगोलिकी को शामिल नहीं किया गया है भूगोल के अंतर्गत। खगोलिकी एक अलग टॉपिक रखा गया है। लेकिन अगर हम भूगोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्पष्ट बात है कि हम पृथ्वी पढ़ने जा रहे हैं, या पृथ्वी से संबंधित चीजें जो पढ़ने जा रहे हैं, हमें पृथ्वी की उत्पत्ति भी जाननी आवश्यक है। या पृथ्वी से अंतर संबंधित क्या कह सकते हैं कि सूर्य की उष्मा से ही तो पृथ्वी पर जीवन यापन संभव हो सका है, वहीं से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हमें भोजन प्राप्त होता है। तो हमें सूर्य भी पढ़ना है, इन सबकी उत्पत्ति भी पढ़नी है। तो इसीलिए हम भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं?
खगोल की पढ़ते हैं और खगोल की से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जैसे सौरमंडल या कौन सी थ्योरी ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सहायक है या कौन सी सर्वमान्य है। ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसको खगोलिकी के अंतर्गत। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें कर तो आप ये सिलेबस को तो कर सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि खगोलिकी क्या है या खगोल विज्ञान क्या है, खगोल शास्त्र क्या है। तो खगोल शास्त्र में हम यही ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु, उछल तारे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, एकदम 101% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम अपना टॉपिक डालते हैं खगोलिकी। ठीक, अब खगोलिकी में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम अगर कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर देखना होगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, तो आप बस स्पष्ट तौर पर यही तो कहेंगे ना कि ब्रह्मांड। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ब्रह्मांड है क्या, अब यहाँ पर आपको बताना आवश्यक हो जाएगा कि हमें पृथ्वी जानने से पहले वो ब्रह्मांड जानना होगा जहां पर पृथ्वी स्थित है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ब्रह्मांड है क्या। ओके, यूनिवर्स, यूनिवर्स है क्या, यानी ब्रह्मांड है क्या। तो देखिए ब्रह्मांड क्या है, इसको हम साफ तौर पर एकदम स्पष्ट लहजे में बात करें, एकदम सरलतम भाषा में कि कोई भी समझ सके या छोटा बच्चा समझ सके, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने रूम से बाहर निकलिए। लॉकडाउन तो खत्म ही हो गया है, तो रूम से आप बाहर निकल सकते हैं। अब रूम से बाहर निकलिए और आसमान की तरफ देखिए, आपको जो चांद, तारे, सूरज, सितारे सब नजर आते हैं, यही हमारा ब्रह्मांड है। या हम इसको और भौगोलिक भाषा में बात करें, स्पष्ट भाषा में बात करें कि यूनिवर्स क्या है, तो हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उछल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, ये सब का संयुक्त समूह क्या कहलाता है, इन सब का संयुक्त समूह ब्रह्मांड कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ब्रह्मांड क्या है, हमारी आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले बात कर लें। ब्रह्मांड तो आप समझ गए कि क्या है, इसको हम लिख भी लेते हैं कि आकाश गंगाओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, उपग्रहों आदि के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगाओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, उपग्रहों आदि के समूह को हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्मांड की परिभाषा तो हमें पता चल गई कि ब्रह्मांड क्या है, लेकिन अब हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब देखिए स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब हमारे पास दूरबीन नहीं थी, टेलीस्कोप नहीं था हमारे पास, तो हमें जो आंखों से दिखता था वही हम उतना ब्रह्मांड मानते थे। 140 ईस्वी की बात करें, उस समय एक खगोल शास्त्री हुए थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। क्या नाम था, क्लॉडियस टॉलेमी। 140 ईस्वी के आसपास का समय था ये। तो ये क्लॉडियस टॉलेमी जो महोदय थे, इनको लगा कि ये जो पृथ्वी है यही हमको जीवन प्रदान कर रही है, और पृथ्वी हमको जीवन अगर प्रदान कर रही है, यहीं पर अगर जीवन सुलभ है, यहीं पर हम खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छी हवा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड का सबसे मुख्य बिंदु यही होगा। अब वो तो देखिए धरती माँ के प्रेम में पड़ गए ना, इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि दूरबीन का आविष्कार अभी हुआ नहीं, जो हमको आंखों से दिखता है वही उतना बता पाते हैं। तो क्लॉडियस टॉलेमी महोदय ने क्या कहा कि जो हमको ये जो पृथ्वी है
यही ब्रह्मांड का मुख्य बिंदु है, यानी यही ब्रह्मांड के केंद्र में। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। अब इनकी जो व्यथा थी वो तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या मानते थे ये, लेकिन उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज यानी सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सूर्य, चंद्रमा सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और इस सिद्धांत को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्या नाम देते हैं? इस सिद्धांत को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, यह आपको इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा जियो सेंट्रिक थ्योरी। प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने या किस खगोल शास्त्री ने भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आप स्पष्ट तौर पर यह कह पाएंगे कि भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 140 ईस्वी के आसपास क्लॉडियस टॉल्मी ने किया। ठीक है, अब समय बीतता जाता है, लगभग 14वीं शताब्दी आ जाती है और 14वीं शताब्दी में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कॉपरनिकस। ये महोदय क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें, इसको आप कर लीजिए। तो ये जो है निकोलस कॉपरनिकस महोदय जब आते हैं तो निकोलस कॉपरनिकस महोदय अपनी गणनाओं से ये स्पष्ट करते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये एक्चुअल में क्या नहीं है, केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक, सूर्य केंद्र में स्थित है। अब समय काफी बीत चुका है, 140 ईस्वी से लेकर यहाँ पर 1510 या 1514 के आसपास की बात है। काफी टाइम पीरियड बीत चुका है। अब तक क्या हुआ है कि ये जो टॉल्मी महोदय थे, इनकी चीजें, इनकी जो बातें थी ये धर्म ग्रंथों में भी दर्ज हो गई थी। अब जब ये बोल देते हैं कि सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अब इनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे वो इनको फांसी तक देने को तैयार हो जाते हैं निकोलस कॉपरनिकस महोदय को, कि ऐसे कैसे कह दिया आपने कि सूर्य ऐसे सूर्य केंद्र में स्थित है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी हमको जीवन देती है और आप कह रहे हो ये। लेकिन कालांतर में बातें जब सही थी तो इसको सही सिद्ध होना था और बाद में ये बातें मानी जाती हैं। और यहीं से फिर क्या होता है कि निकोलस कॉपरनिकस महोदय जब ये सूर्य केंद्र में स्थित है, बाकी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, इस सिद्धांत को देते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब देखिए हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि टॉल्मी ने क्या दिया कि इन्होंने पृथ्वी भू केंद्रीय सिद्धांत दिया कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में स्थित है, बाकी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। और निकोलस कॉपरनिकस महोदय ने कहा कि सूर्य केंद्र में स्थित है, बाकी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि हम बात करें अगर भारत की महानता की, तो भारत में बहुत सारे खगोल शास्त्री ऐसे हुए हैं जो नाम तो नहीं पा सके उस क्षेत्र में, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने बहुत पहले ही, इन निकोलस कॉपरनिकस महोदय वगैरह से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि एक्चुअल में सूर्य केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। उनका नाम आपको सुनकर गर्व होना चाहिए, उनका नाम था बाराहमिहिर।
वाराहमिहिर महोदय ने क्या किया, 1000 वर्ष पहले, कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पहले इन्होंने क्या किया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दे दिया था। लेकिन हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे धर्मशास्त्रों के साथ काफी छेड़छाड़ हुई है उस पीरियड में, इसीलिए काफी चीजें इधर उधर हो गई। ठीक है, तो ये है आपके यूनिवर्स की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो माना जाता था जब तक किसी दूरबीन वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था। अब बात आती है, जब 1610 के आसपास दूरबीन का आविष्कार हो जाता है, गैलीलियो महोदय ने दूरबीन का आविष्कार किया था, आपको इतना तो याद ही होगा। ठीक है, तो जब इसके आसपास दूरबीन का आविष्कार हो जाता है, इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या सर्वमान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ठीक, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है, आज जो माना जा रहा है, आज उसी के आधार पर गणनाएं हो रही हैं, उसी के आधार पर चीजें चल रही हैं, वो ये है कि एक खगोल शास्त्री थे और पादरी भी थे, किस देश के, बेल्जियम के, राजधानी इसकी है ब्रुसेल्स। कभी भी आप कोई भी देश लें तो कम से कम उसकी राजधानी जरूर याद रखें। ठीक है, तो राजधानी अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक देश ऐसे आया, आप तुरंत उसको सर्च कर लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, आप उसकी राजधानी रखेंगे तो दिमाग में आपकी राजधानियां सारी तैयार हो जाएंगी। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और यहीं के एक महोदय थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंटियर। ये जो जॉर्ज लेमेंटियर महोदय थे, इन्होंने 1894 से 96 के मध्य में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस पर बहुत चर्चा हुई नहीं एक्चुअल में, ये कह के चले गए। लेकिन उसको 1967 में आपने एक नाम सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर का। महाद्वीपीय सिद्धांत में जब आप पढ़ेंगे इनको तो उनके बारे में बताएंगे आपको। अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो थे 1967 के आसपास, इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, इसकी व्याख्या की। और जब व्याख्या की तो समाज के सामने, दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी निकल कर आई जो कि आज तक मानी जा रही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या था? इन्होंने कहा कि पहले जो ब्रह्मांड था हमारा, वो केवल एक बिंदु में एकत्रित था। यानी ये जो आज ग्रह नक्षत्र सूर्य तारे हैं, ये कभी एक थे, और जब ये एक थे तो इनका गुरुत्वाकर्षण भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, और जब गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर इनके परमाणुओं के बीच टकराहट होगी, और परमाणुओं के बीच टकराहट से इसमें विस्फोट हो जाता है। और जब इसमें विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट को हमारे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखें तो क्या होगा? विस्फोट का मतलब होता है बैंग। बैंग मतलब होता है विस्फोट। लेकिन ये बैंग इतना छोटा मोटा नहीं था जितना दिवाली पर आप पटाखे जला लेते हैं। ये बैंग बहुत बड़ा बैंग था, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं महाविस्फोट। और महा को हम बिग लिख सकते हैं ना, यानी अब हमारा सिद्धांत बन गया क्या? बिग बैंग। तो बिग बैंग थ्योरी दी किसने? अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसको व्याख्यायित किसने किया वो मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा, लेकिन ये बताता है किसने दिया। किसने? तो बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। पादरी आप जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं पुजारी, वैसे ही क्रिश्चियंस में होते हैं क्या? पादरी। और उसके साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी थे। केवल पादरी ही नहीं थे, पूजा पाठ करने का काम केवल नहीं था, एक खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने क्या बताया, ये एक्चुअल में बिग बैंग थ्योरी है क्या पूरी पूरी? तो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ये है कि जो हमारा ब्रह्मांड आज दिख रहा है, कई सारे ग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह, पुच्छर तारे, धूमकेतु वगैरह दिख रहे हैं, ये कभी एक थे। और जब ये एक थे
तो एक बिंदु के रूप में ये इकट्ठा थे। अब जाहिर सी बात है, जब बिंदु के रूप में इकट्ठा है और काफी बड़ा द्रव्यमान है इनका और काफी ज्यादा इनके पास गुरुत्वाकर्षण भी होगा, तो गुरुत्वाकर्षण होने से इनके परमाणुओं के बीच में आपसी टकराहट होती है, और जब टकराहट इनके बीच में हो जाती है तब इसमें हो जाता है क्या, विस्फोट। इसमें हो जाता है विस्फोट, और यही विस्फोट होने के बाद ये जो इकट्ठा थे ये सब टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग अलग बिखर जाते हैं। जैसे आप किसी गुब्बारे पर कई सारी बिंदियां रख के उसको फुलाएं और धीरे धीरे देखेंगे कि गुब्बारे से जो बिंदियां हैं, पेन से आप बिंदी बना लें उस पर, है ना, मार्क कर लें। जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाता है, और यही फैला हुआ पदार्थ इन सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है कि आज तक फैल रहा है। आज तक फैल रहा है, और आज तक फैल रहा है का मतलब इसको हम एक और नाम देते हैं, सतत विकास या सतत प्रसार का सिद्धांत भी कहते हैं। सतत प्रसार का सिद्धांत। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि लगातार फैलने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो आप कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। और बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने किया था 1894 से 96 के पीरियड में। ठीक है, तो उसको समझ पाए हैं ना कि स्टार्टिंग में क्या था कि जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक केंद्र में स्थित था, कालांतर में उसमें विस्फोट होता है और वो पदार्थ पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, वही आज के ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह बन के हमारे सामने स्पष्ट हो। इतना आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, ये कहाँ के थे, और इसको व्याख्यायित किसने किया, या सतत फैलने वाला सिद्धांत है। इसमें काफी थ्योरीज हैं, ऑसिलेशन थ्योरी है, लेकिन सारी थ्योरियों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। सर्वमान्य थ्योरी हमारी क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। ओके, अब देखिए हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया, तो ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड विस्तृत हुआ तो ब्रह्मांड में हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं जिसका नाम है आकाश गंगा। आकाश गंगा, ठीक। आकाश गंगा, आकाश गंगा का फिगर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आकाश गंगा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गैलेक्सी। देखिए यहीं से प्रश्न हमको अब हमारा एक्चुअल में स्टार्ट होता है। कभी आपसे ब्रह्मांड के पूछेगा तो आप बिग बैंग थ्योरी बोलकर निकल लेंगे वहां से, फिर आप उसकी और ज्यादा कड़ियों में घुसेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पहुंचते हैं किस पर, आकाश गंगा पर। तो आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा को हम साफ तौर पर जाने, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें बहुत सारे चमक वाले तारे दिख रहे होंगे, तो इसकी परिभाषा साफ तौर पर यही कह सकते हैं हम कि असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक, गैलेक्सी की कोई परिभाषा पूछे आपसे तो आप कह सकते हैं कि असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आकाश गंगा से हमसे क्या प्रश्न पूछा जाता है, आकाश गंगा की परिभाषा तो मान लीजिए आपको स्पष्ट पता चल जाती है, लेकिन ये आकाश गंगा होती कितने प्रकार की है। तो आकाश गंगा को हम देखेंगे कि कितने प्रकार की ये होती है और हमारा सौरमंडल किस प्रकार की आकाश गंगा में स्थित है। हमारा मेन जो मोटिव है वो खगोल की पढ़ने का, अपना सौरमंडल, अपना सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे पढ़ने का। ठीक है, तो हम वहीं पर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है। ये होती हैं सामान्यतः तीन प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है वृत्ताकार, वृत्ताकार, एक होती हैं
सर्पिलाकार, आपको फिगर दिख रहा होगा कि वृत्ताकार आकाशगंगा कैसी होती है। एक होती है सर्पिलाकार और एक होती है आपकी अनाकार की, अनाकार। वृत्ताकार जैसा इसका नाम है, वृत्ताकार, सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर गैलेक्सी कैसी होती है? ऐसी गैलेक्सी या ऐसी आकाशगंगा जो हमको कुछ ऐसी दिखाई पड़े, या आप कह सकते हैं इलाहाबाद में रहने वाले या प्रयागराज में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, पटना में रहने वाले छात्र, राजस्थान में रहने वाले छात्र जो रूम लेकर रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है स्वयं के भोजन का प्रबंध करते होंगे और रोटी बनाते होंगे। वैसे बहुत मुश्किल से बनाते हैं लड़के यहाँ के, लेकिन बनाते होंगे अगर, तो रोटी अगर आपने फूली हुई रोटी आपको बनानी आती है तो समझ लीजिए आप सर्कुलर गैलेक्सी को देख चुके हैं। अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे, ठीक है, साइड व्यू से हमको ये दिखेगी एक उत्तल लेंस जैसी या फूली हुई रोटी जैसी, ठीक है। फूली हुई रोटी आप अपने दिमाग में कल्पना कर ही सकते हैं। और होता क्या है कि आकाशगंगा का जो केंद्र होता है वो सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण रखता है, यानी केंद्र में इसके सबसे ज्यादा तारे होते हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि आकाशगंगा में सर्वाधिक तारे कहाँ दिखाई देते हैं, तो आकाशगंगा में सर्वाधिक तारे कहाँ दिखाई देते हैं? आकाशगंगा के केंद्र में दिखाई देते हैं, ओके। आकाशगंगा के केंद्र में तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, और यहाँ इसका जो केंद्र होता है इसको हम एक नाम देते हैं। ये भी प्रश्न पूछा ही गया है, बार बार पूछा गया है कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। एक बार फिर से, आकाशगंगा के केंद्र में सर्वाधिक तारों की संख्या होती है और आकाशगंगा के केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। ऐसी आकाशगंगा जो हमको उत्तल लेंस जैसी या फूली हुई रोटी जैसी दिखाई देती है साइड व्यू से, उसको हम वृत्ताकार आकाशगंगा या सर्कुलर गैलेक्सी कहते हैं, ओके। अब हम दूसरे प्रकार की आकाशगंगा पर आते हैं जिसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी, जिसकी फिगर आपको दिख रही होगी बोर्ड पर, ओके। स्पाइरल गैलेक्सी, चलिए अब हम स्पाइरल गैलेक्सी को देख लेते हैं कैसी होती है। तो स्पाइरल गैलेक्सी आपने देखी होगी, निश्चित तौर पर आपने देखी होगी, मैं बताऊंगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे उसको। अब ये आप निश्चित जानेंगे, चाहे जो आकाशगंगा होगी उसका केंद्र ही सबसे ज्यादा तारों को अपने पास रखेगा, केंद्र में ही सबसे ज्यादा तारे रहेंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि आकाशगंगा में सर्वाधिक तारों की संख्या कहाँ होती है, तो आपका एकदम उत्तर होना चाहिए, चाहे जिस प्रकार की आकाशगंगा पूछे वो, केंद्र में, ठीक है। तो आकाशगंगा के केंद्र में तारों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, इसका हिंदी में नाम क्या है? सर्पिलाकार। स्पाइरल वाली अपने नोट्स देखी होगी ना, राउंड राउंड होके हुए चलती है जैसे सांप कोई हो, तो इसी का आकार है सर्पिलाकार। यानी ऐसी आकाशगंगा जिसमें भुजाएं दिखती हैं वो क्या कहलाएगी? सर्पिलाकार कहलाएगी। या सामान्य उदाहरण की मैं बात करूं तो मच्छर तो जाहिर सी बात है पूरे भारत देश की समस्या है, और भारत तराई क्षेत्रों की ज्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर ज्यादा मच्छर होते हैं, तो मच्छर के लिए हम कॉयल लाते हैं, मॉर्टीन है ना, मच्छर वाली अगरबत्ती। तो मच्छर वाली अगरबत्ती को आप अगर देख चुके हैं तो निश्चित मानिए कि आपको किसी दूरबीन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या आकाशगंगा को स्पाइरल वाली देख चुके हैं, क्योंकि मॉर्टीन जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने मॉर्टीन के एक भाग को देखा होगा जहां पर आप स्टैंड फंसाते हैं, वहां पर आपको मोटा सा क्षेत्र दिखता है, यानी वहां पर तारों की संख्या ज्यादा है। उसके बाद वो राउंड राउंड भुजाओं के तौर पर चलती जाती है, इसी को हम बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। और स्पाइरल गैलेक्सी में भी जो केंद्र होता है उसको क्या हम नाम देते हैं? बल्ज, ओके, ठीक। स्पाइरल गैलेक्सी में हम केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। और जो स्पाइरल किसी भी गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उससे होकर एक काल्पनिक घूर्णन अक्ष गुजरता है, और इसी घूर्णन अक्ष के परितः ये सारे तारे चक्कर लगाते रहते हैं, यानी इसी की परिक्रमा करते रहते हैं अपने केंद्र के, ठीक है। अब हम आते हैं अनाकार की। तो कोई ऐसी आकाशगंगा जिसका कोई आकार ना हो वो क्या कहलाएगी? अनाकार की आकाशगंगा, ठीक है। इसके भी केंद्र को क्या बोलते हैं? ओके। अब हम आते हैं, आपने समझ लिया कि आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, एक वृत्ताकार, एक सर्पिलाकार,
एक अनाकार की, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो हम इसको आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब आपका सौरमंडल जो बचा हुआ है हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सौरमंडल से ही ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर आपको पेट में कम से कम 2 प्रश्न सौरमंडल से दिखेंगे ही दिखेंगे, इसीलिए सौरमंडल को हम एक सेपरेट वीडियो में लेकर चलेंगे और वो वीडियो भी आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमारा सौरमंडल एक्चुअल में है किस गैलेक्सी में, बस यही हमें जानना है। तो गैलेक्सी आप जानते हैं कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है, सर्कुलर, स्पाइरल एंड इरेगुलर। ठीक है, तो ये जो सर्पिलाकार गैलेक्सी है इसी को हमको एक्चुअल में ढंग से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके कहीं रिश्तेदार हैं तो आप उनको अच्छे से जानेंगे, उस जगह के बारे में भी जानेंगे, तो निश्चित तौर पर यहीं पर हमारा जो रिलेटिव है यहीं पर बैठा हुआ है। और यानी हमारा जो सौरमंडल है वो किस प्रकार की गैलेक्सी में है? हमारा सौरमंडल सर्पिलाकार की गैलेक्सी में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में स्थित है, किस प्रकार की? सर्पिलाकार की। और सर्पिलाकार की गैलेक्सी में जो स्थित है, अब हम देख लें कि ये सर्पिलाकार की गैलेक्सी है, यानी मॉर्निंग की जो कॉइल है वो पुरानी है एकदम नई ताजी, यानी इसमें कितनी भुजाएं हैं ये भी आवश्यक है देखना ना। तो सर्पिलाकार की गैलेक्सी को हम यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारी मॉर्टिन की कॉइल हो गई और इसकी एक भुजा ये हो गई, हम इस पे 1 लिख दे रहे हैं, ये हो गई 2 और ये तीसरी भुजा हो गई, यानी ये बहुत ज्यादा नई नहीं है, थोड़ी सी यूज हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सौरमंडल एक्चुअल में कहाँ एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो जो हमारी सर्पिलाकार की गैलेक्सी है, हमारी जो आकाशगंगा है जिसको हम मंदाकिनी या मिल्की वे बोलते हैं, है ना, ये एक्चुअल में 3 भुजाओं वाली है। कितनी भुजाओं वाली? 3 भुजाओं वाली। ये कई भुजाओं की हो सकती हैं, 2 भुजाओं से लेकर कई भुजाओं तक की हो सकती है, लेकिन हमारी वाली जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है वो 3 भुजाओं की है। अब 3 भुजाओं की है तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हमारा सौरमंडल आखिर किस भुजा में स्थित होगा? निश्चित तौर पर बन सकता है। तो यही हम जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, सबसे पहले चलिए भुजाओं के बारे में देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनका, थोड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। ये वाली जो भुजा है, ये इसको हम नाम देते हैं पर्शियस। क्या नाम देते हैं? परसियस। ओके, और ये वाली जो है इसको हम नाम देते हैं ओरियन। मध्य वाली को हम नाम देते हैं, दूसरी वाली को ओरियन, और सबसे जो केंद्र वाली है हम इसको नाम देते हैं सैगिटेरियस करीना। सैफ करीना, जो भी आप याद कर पाए आप याद कर सकते हैं इसको। कि हमारी स्पाइरल गैलेक्सी में कितनी भुजाएं हैं? 3। कौन कौन सी? जो केंद्र के पास है उसका नाम है सैगिटेरियस करीना, दूसरी भुजा का नाम है ओरियन और तीसरी भुजा का नाम है परसियस। तो हमारा सौरमंडल आखिर किस भुजा में स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल हमारी स्पाइरल गैलेक्सी की किस भुजा में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल जो है वो हमारी ओरियन भुजा में स्थित है। ठीक, सौरमंडल किस उसमें है? ओरियन भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, यहीं पर हम अपनी चर्चा को आज करते हैं समाप्त, क्योंकि हमने जान लिया कि स्पाइरल गैलेक्सी में हमारे सौरमंडल की स्थिति क्या है। और ये जो केंद्र है, ये केंद्र, इस केंद्र से हमारा सौरमंडल कितनी दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष। यानी हमारी स्पाइरल गैलेक्सी के केंद्र से हमारा सौरमंडल 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और इसके त्रिज्या अगर हम बात करें कि हमारे स्पाइरल गैलेक्सी की त्रिज्या कितनी है, तो ये 50,000 लाइट ईयर है, 50,000 प्रकाश वर्ष। यहीं पर हम इस टॉपिक को करते हैं समाप्त, और आगे चर्चाएं हम सौरमंडल के सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा है आपके पास, और उसमें हम देखेंगे ग्रह कौन से हैं,
मंगल के बारे में, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, शनि के बारे में, अरुण, वरुण, पृथ्वी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं। और यहाँ से केवल आपको इतना याद रहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, गैलेक्सी किस 3 प्रकार की होती हैं और किस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल स्थित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे प्रयास को और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।